नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, लेक्चरर SCERT यूपी लखनऊ। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पिछली क्लास में हमारा टॉपिक भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना था, जिसमें हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तथा मगध साम्राज्य को वास्तविक रूप में साम्राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले मौर्य शासकों के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य वंश के पतन के कारण तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। आज मेरी कोशिश होगी कि मौर्यन पीरियड किसी भी तरह से पूरा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण से लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात विघटित होने लगा और विघटन की यह गति संगठन की अपेक्षा अधिक तेज थी। अंततोगत्वा 184 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की उसके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या के साथ एक विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों ने इस दिशा में योगदान दिया। आइए हम वन बाय वन करके की चर्चा करते हैं। क्या कारण थे मौर्यों के पतन के? नंबर 1, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक की नीति के चलते ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। इसमें संदेह नहीं कि अशोक की नीति में सहिष्णुता थी और उसने लोगों से ब्राह्मणों का आदर करने को कहा, परंतु उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडी अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। स्वभावतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म के प्रचार और अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को भारी हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही वे अपना जीवन यापन करते थे। अतः अशोक की नीति भले ही सहनशील हो, ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जगने लगी। वे वास्तव में ऐसी नीति चाहते थे जो उनके पक्ष में हो और उनके तत्कालीन हितों और विशेषाधिकारों को समर्थन करे। मौर्य साम्राज्य के खंडहार पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। जैसे मध्य प्रदेश और उससे पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और काणु ब्राह्मण थे। इसी प्रकार पश्चिम, दक्कन और आंध्र प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन भी ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक यज्ञ किए, इसकी अशोक ने उपेक्षा की थी। और साम्राज्य के पतन का अगला कारण है वित्तीय संकट। सेना पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। जहां तक हमें मालूम है, प्राचीन काल में सबसे विशाल सेना मौर्यों की थी और सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र उन्हीं का था। प्रजा पर तरह तरह के कर्ज सौंपने के बावजूद इतने विशाल ऊपरी ढांचे को बनाए रखना बड़ा ही कठिन हो गया था। लगता है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। अगला कारण है दमनकारी शासन। मौर्य साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला के नागरिकों ने अधिकारियों के कुशासन की बड़ी शिकायत की थी। अशोक की नियुक्ति होने पर नागरिकों की शिकायतें दूर हुई, पर जब अशोक सम्राट हो गया तब फिर उसी नगर से वैसी ही शिकायतें आ गईं। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था।
और इसलिए महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को सताए नहीं। इसी दृष्टि से तोसली, जो कि कलिंग में स्थित है, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि इस क्रम में प्रशासन की देखभाल की जाए। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राजकाल की समाप्त होते ही तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य से स्वयं को पृथक कर लिया। अगला कारण है दूरवर्ती क्षेत्र में ज्ञान की पहुंच। पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार मगध अपनी कतिपय मूलभूत भौतिक उपलब्धियों के कारण फलता फूलता गया। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जैसे ही भौतिक संस्कृति के ये तत्व मध्य भारत, दक्कन और कलिंग पहुंच गए, वैसे ही गंगा के मैदान का, जो साम्राज्य का हृदय स्थल था, वर्चस्व घटने लगा। जैसे जैसे मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ाया गया, वैसे वैसे मौर्य साम्राज्य का विघटन और पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के बदौलत नए नए राज्य स्थापित और विकसित होते गए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य भारत में शुंगों को, कणों का, कलिंग, चेदियों का और दक्कन में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ। नेक्स्ट कारण, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार। अशोक देश और विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती धर्मों की रक्षा कैसे हो। पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दरों से मेरे ख्याल से आप परिचित होंगे, बोलन, खैबर वगैरह जैसे हैं। आगे बढ़ती हैं। इन दरों से विदेशी आक्रांता जैसे सीथियन और शक लोग निरंतर यहाँ वहां भटकते थे, इनकी भारत में आने की संभावना बढ़ गई। ये जो शक और सीथियन लोग थे, खाना बदोश थे। चीन और भारत के साम्राज्य के लिए इनसे गंभीर खतरा बना हुआ था। चीन के राजा सी हुआंगती, जिनका टाइम पीरियड है 247 से 210 ईसा पूर्व, इन्होंने अपने साम्राज्य को सीथियन और शकों के हमले से बचाने के लिए एक महादीवार बनाई, लेकिन अशोक ने ऐसा कोई भी उपाय नहीं किया। स्वभावतः जब सीथियन एवं शक भारत की ओर बढ़े, सर्वप्रथम उन्होंने 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आक्रमणों का तांता लग गया। यह सिलसिला ईस्वी सन के प्रारंभ तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य को उस समय सुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त का सेनापति था। कहा जाता है कि उसने लोगों के सामने बृहदत्त को मार डाला और बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राज सिंहासन हड़प लिया। सुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन किया और ब्राह्मणीय जीवन पद्धति का पुनरारंभ दिखाने के लिए कई वैदिक यज्ञ किए। कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धों को सताया भी। उनकी जगह पौड़ वंशी आए और वे भी ब्राह्मण थे। हमारा अगला टॉपिक है मौर्य युगीन धार्मिक दशा। मौर्य काल में अनेक धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे। इस काल के सम्राटों की धार्मिक विषयों में सहिष्णुता की नीति से विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के विकास को सिंहासन प्राप्त हुआ। इस समय के मुख्य धर्म एवं संप्रदाय वैदिक, बौद्ध, जैन एवं आजीवक आदि थे। इनका संक्षिप्त परिचय हम वन बाय वन करके देंगे। पहला है हमारा ब्राह्मण धर्म।
समाज के उच्च वर्गों में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। अनेक वैदिक देवी देवताओं की पूजा होती थी तथा विविध प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। चंद्रगुप्त प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था। अर्थशास्त्र में अपराजित, अप्रतिहित, जयंत, वैजयंत, शिव, वैष्णव, अश्वनी, श्री मादिरा दुर्गा, इन्हें दुर्गा कहते हैं, आदिति, सरस्वती, सविता, अग्नि, सोम, कृष्ण आदि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। पुरोहित लोग यज्ञ करते थे। यज्ञों के अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी। अगला है बौद्ध धर्म। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसने यह घोषणा किया, जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति एवं साधन को नियोजित कर दिया, मतलब लगा दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया तथा श्रीलंका तक फैल गया। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए। अगला धर्म है आजीवक तथा निर्गंध। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। वे बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। मौर्य युग आते आते यह एक प्रबल संप्रदाय बन चुका था। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हित का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। निर्गंथ से तात्पर्य जैन धर्म से है। अशोक के लेखों में निर्गंथों का उल्लेख हुआ है। परंपरा के अनुसार इस संप्रदाय के महान आचार्य भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन मत में दीक्षित किया था। अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का संरक्षक था। अब हम मौर्य काल में देखते हैं कि भक्ति संप्रदाय का उदय हो चुका था। मौर्य युगीन भारत के धार्मिक जीवन में भक्ति संप्रदाय का उदय हो चुका था। बुद्ध को देवता मानकर उनकी धातुओं एवं प्रतीकों की पूजा की जाने लगी। यूनानी लेखकों ने वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से जाना जाता था। अगला टॉपिक है मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था से पहले अशोक के धर्म पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों को शांति और सदाचारी बना सकते थे। इन्हें उसने धम्म कहा। संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप धम्म है। अपने इस धम्म को उसने अपनी राजज्ञाओं में समझाया है। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में मिलजुल कर तथा शांति से रहें। उस समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदाय या पंथ दो समुदायों में बटे हुए थे। एक समुदाय था ब्राह्मण का, दूसरा था श्रमणों का। श्रमणों में बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों से मतभेद रखने वाले अन्य धर्मों के साधुओं का समावेश होता था। कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के बीच जबरदस्त कलह होती थी। अशोक को यह पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग एक दूसरे से मैत्री रखें तथा युवक लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने तथा बच्चे अपने माता पिता का आदेश माने। अशोक ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामार्च की नियुक्ति थी। वह कर्मकांडों विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों एवं रस्मों का विरोधी था।
उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी और उसकी राजधानी में तो प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध था। उसने तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर भी रोक लगा दी। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था, इसे हम संप्रदायवादी नहीं कह सकते। इस धर्म का व्यापक लक्ष्य था समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखना। इसका उद्देश्य था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध ऋषियों का आदर करें तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। यह उपदेश बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं और ब्राह्मण धर्म में भी पाए जाते हैं। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसे जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की सीख दी। उसके उपदेशों का लक्ष्य था परिवार संस्था और तत्कालीन सामाजिक वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना। वह बताता था कि जो लोग भला आचरण करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। उसने ऐसे कभी नहीं कहा कि निर्वाण प्राप्त करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार अशोक के उपदेशों का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर तत्कालीन समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। अगला टॉपिक है मौर्ययुगीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मौर्ययुगीन इस पिक्चर में जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी आप मौर्ययुगीन प्रशासनिक व्यवस्था की झलक देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। वह मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। उसे न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य का विवरण लिख छोड़ा है। मेगास्थनीज के विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूरित किया जा सकता है। इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का उच्च आदर्श होता था। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के दुख में ही उसका दुख। परंतु हमें मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहाँ किया। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित थी। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था, परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, पर हर एक प्रांत एक राजकुमार के जिम्मे रहता था। राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे, जैसे ग्रामांचल नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। खनन से पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल में थे, जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला, ये चोटी के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखन, बाटों और मापों का नियमन और इस तरह के अन्य कार्य करती थी। मौर्य काल के कई प्रकार के बाट हमें बिहार में विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। केंद्रीय शासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते थे। चंद्रगुप्त के
प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी विशाल सेना। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,840 रथ थे। इसके अलावा लगता है कि मौर्यों के पास नौसेना भी थी। एगस्टीज के अनुसार सैनिक शासन के लिए अधिकारी 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, दांत और सवारी सेना के लिए इन 6 अंगों में से हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया था। मौर्य सेना जो थी नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज क्षेत्र और आय स्रोतों में बहुत अधिक वृद्धि होने की बदौलत ही ऐसा हुआ होगा। इतनी विशाल सेना पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त कैसे कर पाता था? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। राजा ने खेतिहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से पड़ती जमीन तोड़कर कृषि को बढ़ाया। किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ले ली जाती थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया। अशोक ने इसमें कतिपय सुधार किए। आइए हम अशोक ने जो सुधार किया उस पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये चीजें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल जैसी थी। अशोक अशोक की राजज्ञों में उसके शासन संबंधी विचारों की जानकारी मिलती है। उसका मत था कि प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी राजज्ञाओं में वह अक्सर कहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। अशोक विविध प्रकार से प्रजा की देखभाल करता था। उसे नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएं खुदवाए और थके मादे यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई। अशोक की राजधानी अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और उसके आदेशों के पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य को पहले की भांति ही 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल संभालता था। अशोक ने अपने समय में एक नए अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें हम धर्म महामात्र के नाम से जानते हैं। ये अधिकारी सारे देश का दौरा करते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे और लोगों की शिकायतें सुनते सभी को समझाते कि धर्मानुसार आचरण करें और आपस में मिलजुल कर रहे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मौर्यकालीन आर्थिक दशा। मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में होती थी। कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य की ओर से गोपालक और शिकारी नियुक्त किए जाते थे। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। मेगास्ट्रीज के अनुसार भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में पशुधन विकास के लिए एक विशेष विभाग था जो पशुओं के भरण पोषण एवं उसकी चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था करता था। मौर्य युग में व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा
एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार प्रगति पर थे। इस समय का भारत का बाह्य व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिम में भृगुकुश, जो गुजरात का आधुनिक भड़ौत जनपद है, तथा पूरब में ताम्रलिप्ति, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित आधुनिक मिदनापुर, जो पश्चिमी बंगाल में है। तो इन दोनों बंदरगाहों के द्वारा व्यापार किया जाता था। पहला कौन सा है? भृगुकुश, दूसरा ताम्रलिप्ति। आगे बढ़ती है। देश के भीतर उद्योग धंधे काफी विकसित थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है, जैसे काश्तकारों की श्रेणी, लोहारों की श्रेणी, चर्मकारों की श्रेणी, चित्रकारों की श्रेणी आदि। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे, जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा करते थे। मौर्य युग तक आते आते व्यापार और व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के जो है सोने, चांदी तथा तांबे की बने होते थे। इन सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसपण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। अर्थशास्त्र में हमें राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेगास्थनीज और कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में जनगणना के लिए एक अस्थायी विभाग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों तथा साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले धन पर ब्याज की दर निश्चित कर दी गई थी। जनता को अकाल, बाढ़, अग्नि जैसी दैवीय आपदाओं से बचाने के लिए राज्य की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। बाढ़ आने तथा आग लगने पर भी राज्य की ओर से राहत कार्य किए जाते थे। अशोक के लेखों से पता चलता है कि राज्य की ओर से मनुष्यों की चिकित्सा के साथ ही पशुओं की चिकित्सा का भी समुचित प्रबंध कराया जाता था। नगरों में सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो मौर्य युग था वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए, जिसका आधार जन्म था। यूनानी लेखों के विवरण से जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की सूचना मिलती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज की इंडिका के विवरण के अनुसार अधिकतर लोग खेती करते थे। उनकी या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गांव में सुखपूर्वक रहते थे। चरवाहे और गड़ेड़िए भी गांव में रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। उनमें से कुछ राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के इस्तेमाल के लिए चीजें तैयार करते थे। काफी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में काम करते थे। किसानों, कारीगरों और सैनिकों की तुलना में ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी।
परंतु हर कोई उनका सम्मान करता था। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे। आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ये फैक्ट पे आधारित नहीं है, आज का टॉपिक ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन भाषा तथा साहित्य। मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। जो हमारे मौर्य काल में जनता की भाषा थी वो प्राकृत थी, और अशोक ने अपने अभिलेख भी इसी भाषा में उत्कीर्ण करवाए हैं ताकि लोग समझ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा के साथ ब्राह्मी लिपि मिलती है मुख्य रूप से, लेकिन पश्चिमोत्तर में से सीमित रूप से खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। जो खरोष्ठी लिपि हमारी दाई से बाई ओर लिखी जाती है। अशोक ने प्राकृत को ही राजभाषा का दर्जा दिया क्योंकि ये साधारण जनता की भाषा थी। अब हम कुछ मौर्यकालीन साहित्यिक कृतियों पे चर्चा कर लेते हैं। इस समय का जो साहित्य है बहुत ही कम ज्ञात है। परंपरा के अनुसार जो है मोगलीपुत्र ने कथा वस्तु नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो अभिधम पिटक का ही एक पार्ट है। और जैन जो हमारे थे, जैन सन्यासी थे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा हुआ है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हम पहले पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, जिससे हमें हिंदू राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ती हैं। आज का हमारे लास्ट टॉपिक है मौर्यकालीन कला तथा स्थापत्य। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में ही सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। मौर्य युग के पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी एवं ईंटों, घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इसी कारण वे वस्तुएं हमें मिलती नहीं है। मौर्यों ने सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप इनकी काल की कृतियां चिरस्थायी हो गईं। मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है दरबारी या राजकीय कला, जिसमें सम्राटों द्वारा बनाए गए स्मारक जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा-विहार, स्तूप आदि आते हैं। दूसरा है लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं। ये चित्र आप देख रहे हैं नीचे, यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं। अशोक के राजकीय कला के अंतर्गत जो अशोक की स्तंभ है वो मौर्य युग की वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है, जिस पर अशोक द्वारा अपनी राजज्ञाएं खुदवाई गई हैं। ये स्तंभ जो है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये स्तंभ बलुए पत्थर से निर्मित है। इन्हें एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इन पर चमकदार पालिश की गई है। इन स्तंभों को बिना चौकी के भूमि पर टिकाया गया है। इनके शीर्ष पर पशुओं जैसे हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई है। अशोक के सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर आप चित्र में देख सकते हैं। अशोक के सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए गए हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन 4 सिंहों की बनावट को भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। टॉपिक के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जैसे इसको नोट डाउन कर लीजिए। साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के कारणों की विवेचना, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का वर्णन करें, सम्राट अशोक का मूल्यांकन करें, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का विश्लेषण करें। और एक प्रोजेक्ट कार्य है, भारत के मानचित्र में उन स्थानों को अंकित करें जहां अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। इसी के साथ आपकी टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम मौर्यों के पश्चात
गुप्त शासकों के पहले के काल पर संक्षेप में चर्चा करने के साथ गुप्त काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बहुत सारी है। अब क्या हो गया, देख लिया।